बोलो किसी को बोलना है। अंता से गुड न्यूज आ रही है। अंता की अच्छी न्यूज आ रही है। राजस्थान में माहौल बन चुका था पहले से ही। उम्मीद करते हैं कि शाम तक बहुत अच्छी मार्जिन से कांग्रेस जीतेगी। सर आप सीनियर पर रख सकते हैं बिहार, वहाँ गुड न्यूज नहीं आ रही। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए, प्रीमा फेसे मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10-10 हजार रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निस्सज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बंट रहे थे, पेंशन बंट रही थी, पैसा बंट रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोच सकते क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था। और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना रहा। उससे क्यों नहीं रोका? 10,000 रुपये बट रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना ही था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने। रास्ता में रोक दिया, मोबाइल फोन बट रहे थे रोक दिया, पेंशन रोक दी, वहां कुछ नहीं कर रहे थे। तो अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, इन्हीं को डैमेज कंट्रोल के लिए लगाया गया था बिहार में। फिर जाकर तेजस्वी यादव के चेहरे पर मोहर लगाई थी अशोक गहलोत ने। अब वो सीधे कह रहे हैं कि जब 10,000 खाते में जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वोट कहां पड़ेगा। तो ये असेसमेंट जो अब अशोक गहलोत कर रहे हैं, क्या ये जाहिर है कि क्या इसी को लेकर एक जीत का कारण मान रहे हैं? बहुत से और कारण हैं। क्योंकि हम सीमांचल की बात कर रहे थे तो मैं वापस वहीं लौटना चाहूंगा। और तारिक साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, सीमांचल के बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के। तारिक भाई, आपके अपने इलाके में कटिहार में, जहां जिसको आपने इतनी बार रिप्रेजेंट किया, वहां पर की विधानसभा सीटें आप हार रहे हैं। उन 24 सीटों में सिर्फ एक जगह पर आप आगे चल रहे हैं, वो भी आरजेडी, कांग्रेस नहीं। MIM 3 जगह आगे चल रही है। ये कहा गया कि इस बार मुसलमान जो है वो महागठबंधन के साथ है, ओवैसी के साथ नहीं जाएगा। ये तमाम धारणाएं गलत साबित हुई। तो क्या राजनीति को पढ़ना हम लोगों ने, आपकी पार्टी ने, आपके लोगों ने पढ़ना में चूक कर दी जनता के मन को पढ़ने में? नहीं, मेरा ख्याल है इतना जल्दी अभी किसी नतीजे पर ना पहुंचे। ये चौथा 5वां राउंड चल रहा है मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और स्थिति चूँकि 20 राउंड तक अभी गिनती होनी बाकी है और उसमें स्थिति बदलेगी। मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं लोकसभा में 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 40,000 से पीछे था 12 राउंड तक। और उसके बाद 12 राउंड के बाद स्थिति बदल गई और हमने वो 40,000 मेकअप किया और 50,000 से हम चुनाव जीते। तो स्थिति कभी बदल सकती है। 2015 का भी चुनाव हम लोगों ने देखा था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मिठाई बांटना शुरू कर दिया था, ढोल बाजे बजने लगे थे उनके ऑफिस में। लेकिन उसके बाद जब अंतिम के 5-7 राउंड हुए तो उसमें स्थिति बदल गई। तो चुनाव है ये, अभी किसी नतीजे पर फौरन पहुंच जाना उचित नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि स्थिति बदलेगी। रागिनी, आप तारिक साहब, वैसे तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि बहुत देर हो गई थी आपके बीच में, जो तालमेल होना चाहिए था महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच में, वो नहीं हो पाया? राहुल जी की यात्रा निकली, उसके बाद तेजस्वी जी ने अलग यात्रा निकाली, सीटों का बंटवारा आपका आखिरी मौके तक टलता रहा और कम से कम 12 सीटों पर आपकी, जिसको सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट कहते हैं, वो हुई। इन सबका भी नुकसान आपको हुआ। और इसमें अखिलेश, एक चीज और तारिक जी जोड़ दूं, जो अखिलेश 12 सीटों की बात कर रहे हैं, उन 12 सीटों में 9 में एनडीए आगे चल रही है, जिसपे फ्रेंडली फाइट थी। ये सवाल मुझसे है या तारिक जी से है? तारिक जी से था। तारिक जी, अच्छा, देखिए, मेरा मानना है कि अभी फ़ौरन जब तक पूरे नतीजे नहीं आ जाते हैं तो हम लोग किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है कि क्या क्या वजूहात रहे, क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से अगर हम पीछे रह गए हैं। तो उस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे और आगे उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, हम यही कह सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अभी हम लोगों को 10-12 राउंड तक वेट करना चाहिए। ये जो रुझान है ये नतीजे में तभी
पता चलेगा तभी सही साबित होगा जब 12-14 राउंड रागिनी गुजर जाए। 3000 तारिक जी 3000 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। रागिनी जी ये रागिनी आप किससे आप दोनों नाम ले रहे हैं। रागिनी आपसे ही सवाल है। 3000 वोटों से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। 34 पर आरजेडी है, 7 पर कांग्रेस है। जो बात मैंने तारिक साहब से की, 12 में फ्रेंडली फाइट थी, 9 पर एनडीए आगे चल रही है उसमें। देखिए, तेजस्वी यादव अपना चुनाव जीतेंगे और जैसे जैसे रुझान आंकड़ों में तब्दील होंगे ये आपको दिखाई दे जाएगा। उठापटक रुझान के दौरान चलती रहती है, पहली बात। दूसरी बात, फ्रेंडली फाइट पर तो मैं आपसे कह चुकी हूँ। मुझे ये लगता है कि गठबंधन के तमाम घटक दलों को ये बात समझनी चाहिए कि अगर दो प्रत्याशी एक ही गठबंधन के आमने सामने लड़ेंगे तो वोट आपस में बढ़ता है। ये बात तो मैं स्वीकारती हूँ, इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि भारतीय लोकतंत्र में ये खूबसूरती ही ये है कि कोई भी चुनाव, कोई भी हार, कोई भी जीत अंतिम नहीं होती है। अपनी गलतियों को देखकर सुधार का मौका मिलता है। और अभी 3-4 महीने बाद फिर 5 प्रदेशों में चुनाव है। लेकिन बिहार, मैं बात को दोबारा दोहराऊं, और क्योंकि यहाँ पर हरियाणा की जलेबी भी आपने दिखाई कि एसआईआर की बात हरियाणा से शुरू होती है और उसके बाद लगातार एग्जिट पोल जो दिखाते हैं उसके विपरीत चुनावी परिणाम आते जाते हैं और बिहार तक आकर ये समस्या रुक जाती है जहां पर लाखों वोट काटा जाता है। फ्री की ट्रेन में लाखों लोगों को सॉरी बिठाकर रागिनी जी, बिहार आप लाया जाता है। मैं ये सारी फैक्चुअल चीजें तो चीज भी सुमित आपको जी, बोलनी चाहिए। आपने सुमित जी, एसआईआर को ये बड़ा सारी मुद्दा बनाया, बातें भी हमें पर देखनी एक भी पड़ेगी। अपील दायर नहीं की एसआईआर के खिलाफ। 1951 के बाद जितने चुनाव हुए बिहार में सबसे अधिक वोटिंग इस बार हुई। इस बार की वोटिंग में महिलाओं ने छप्पर फाड़ दिया। हर टर्म में महिलाएं आगे निकली और बीते 4 चुनाव 2010, 2015, 2020 और 2025 चारों बार महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज आगे रहा और चारों बार एनडीए को फायदा मिला, नीतीश कुमार को स्वीकार किया गया। ये तमाम ऐसे फैक्ट हैं जो दिखाते हैं कि आप दूसरे के दामन में छींटे ज्यादा दिखाते हैं बजाय अपने आत्मावलोकन करने के। नहीं सुमित जी, देखिए, ये दूसरे के दामन में छींटे डालना या अपने गिरेबान में झांके बिना दूसरे पर आरोप लगाने की बात नहीं है। देखिए, ये मध्य प्रदेश में मामा जी, तथाकथित मामा जी ने एक फॉर्मूला दिया कि चुनाव से पहले किस्तें बांटना शुरू कर दो और उस फॉर्मूले की वजह से तमाम जगह पर महिलाओं का वोट कंसोलिडेट हुआ। इसलिए भी कि गरीबी बहुत है इन प्रदेशों में, महिलाएं बहुत प्रताड़ित हैं, उनके घर नहीं चल रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है और आप 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए चुनाव के बीच में देते जाएंगे और आप कहेंगे कि 10,000 ही सरकार भी हम आपको ना कहें, 10 नंबर ही भी मैं आता हूं आपके पास, एक तस्वीर आ रही है बढ़िया सी, उसको दिखा देता हूं। आपने शायद अपनी बात कह ली है। नीतीश कुमार को मिठाई खिलाई जा रही है। तस्वीरें हमको बीजेपी दफ्तर से भी आ रही है। मेरी सहयोगी सिकता वहां से जुड़ी हुई है। सिकता, क्या हो रहा है बीजेपी दफ्तर में? भाई सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, 83 सीटें आ रही हैं। बिल्कुल, भीड़ लगातार बढ़ रही है कार्यकर्ताओं की। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेता और अब कार्यकर्ता सब धीरे धीरे जुटते जा रहे हैं और तमाम मीडिया कर्मियों के साथ इस उत्साह को शेयर कर रहे हैं ये कार्यकर्ता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी कार्यालय की, जहाँ पर बाहर धीरे धीरे जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है और ढोल वाले पहुंच चुके थे, लेकिन सुमित उन्हें रोका गया कि जब तक कहा नहीं जाए तब तक आप ढोल ना बजाएं। लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह लौटा है और वो ढोल बजाने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये जो कार्यकर्ताओं से बात भी कर सकती हैं आप। जेडीयू के दफ्तर की भी, बीजेपी दफ्तर की भी। सिकता, आप बात करना चाहेंगी कुछ कार्यकर्ताओं से, जैसे सुमित कह रहे हैं? लोगों से बात करिए, उनसे बात करके बताइए। यहाँ पे कुछ मौजूद है कार्यकर्ता, ये बताइए किस तरह सेलिब्रेट? बिहार की जनता ने विकास पे भरोसा किया और बिहार की जनता, जिसमें माँ बहनों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा किया जा रहा है इस अवसर पे कि उनको विश्वास था तो एनडीए की सरकार पे, यानी देश के प्रधानमंत्री, यानी कि महिलाएं पूरी तरह से एनडीए के साथ रही शुरू से। उनके सम्मान, उनकी सुरक्षा की बात थी और उनको भय था कि कहीं दोबारा फिर जंगल राज वापिस इस राज में न आ जाए। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी को अटूट विश्वास था, जिसका नतीजा है कि ये जो विकास वाली रफ्तार से वाबिस्ता एक ट्रेन चल रही है, उसमें कोई माई का लाल बाधा नहीं डाला। सारे षड्यंत्र फेल हो गए और हर मोहल्ले में गूंज रहा है भारत माता की जय
और वंदे ये मातरम। बताइए, जो युवा थे या फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, कहा जा रहा था कि उन्हें रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि मैं उनका नेता हूं, मैं वो रोजगार दूंगा, कि क्यों नहीं वो पहुंच पाई उनका मैसेज, और एनडीए में कैसे भरोसा जता? जो युवा हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से जानते हैं। काफ़ी अदर पार्टीज़ ने भी बहुत सारा प्रचार किया कि अब युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा प्रचार भी आया जिनका खाता तक नहीं खुल पाया है अभी। तो आप जानती हैं युवा सब कुछ जानते हैं, युवा को पता है कि हमें क्या चाहिए, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। युवा आज के डेट में पीछे नहीं। पर युवा जो पहले टाइम वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, वो तो पैदा ही नहीं हुए होंगे जब जंगल राज था, जिसका नारा आप लोगों ने लगाया, तो उनको कैसे समझ ये पहुंचा? बताया था, हम लोगों ने बताया था कि मेरे युग में हम ही देखिए 15 वर्ष मेरा नौकरी लगा हुआ और हटा दिया गया था। उस राज में हम लोग पीछे हो गए। अभी जो आप देख रहे हैं कि अपने पत्नी को मार रहा था कि क्यों वोट दे रही हो, राष्ट्रीय जनता दल के बहुत से कार्यकर्ता अपने पत्नी को मार रहे थे कि क्यों वोट। तो कैसे समझाया आपने युवाओं को? सशक्तिकरण पर इस जोड़ दिया। युवाओं को कैसे समझाइए, बताइए आप लोगों ने क्या मैसेज दिया? युवाओं को समझाने के लिए हम लोग ने डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाया। हम लोग ने बताया कि 2001 और आज 2025 क्या वैल्यू है, क्या उस समय का चेंजिंग है, क्या शिक्षा था, क्या नौकरी था, क्या रोड था। एक बार चारू जी के पास भी चले जाते हैं। चारू जी, और ये बार बार कहा जा रहा है कि पहले तो अगर ये रुझानी नतीजे हैं तो बहुत बहुत बधाई है, 191 सीटों पर आप लोग आगे दिख रहे हैं और बीजेपी 84, जेडीयू 76। ये ऐसे आंकड़े हैं, किसी ने उम्मीद नहीं की थी। सब एग्जिट पोल्स आपको दिखा रहे थे जीते हुए। चारू जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मुझे लग नहीं रहा उन्हें आवाज पहुंच रही है। चारू जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं, ठीक है, चारू जी तक नहीं आ रही है। अगर मनीष जी को आवाज आ रही है तो मनीष जी के पास जा सकते हैं। मनीष जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई एन मौके पे 10,000 डाल दोगे खाते में तो वोट कहाँ जाएगा? अब सब यही वाली बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस के नेता बिहार को छोड़ दीजिए, दिल्ली में आपकी जमानत क्यों सभी सीटों पर जब्त हो गई भाई? आप जिस राज्य में चुनाव हारते हैं वहां आप चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते हैं, जहां चुनाव जीत जाते हैं वहां ठीक। ये दोहरा चरित्र क्यों? जहां जीत रहे हैं वहां बढ़िया, जहां हार रहे हैं वहां चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। ये दोहरा चरित्र है। आप दिल्ली हारते हैं तो वहां तो आपने वहां भी तो आपने ऐलान किया था कि हम माई बहन योजना लाएंगे। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार जी 2005 से लगातार बिहार में महिला के लिए काम कर रहे हैं। जैसे ही वो 5 में सरकार में आए, पंचायत चुनाव में 50% उन्होंने आरक्षण दिया। जो महिला घर से नहीं निकल पा रही थी वो पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रही है, नेतृत्व कर रही है, वो मुखिया बन रही है, जिला परिषद बन रही है, प्रमुख बन रही है। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए साइकिल दिया, कपड़ा दिया, किताब दिया। तो बिहार की महिला, बिहार की बहनें हमारी, उन्हें लगा कि नहीं, अगर हमारे इस बीच बड़ी खबर, तेजस्वी यादव 3000 वोटों से पिछड़ गए हैं। तेजस्वी यादव पिछले कुछ वक्त से पीछे चल रहे हैं। पहले 900 से पीछे थे, अब 13,000 वोटों से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं। यानी करण अर्जुन दोनों पीछे चल रहे हैं अपनी अपनी सीटों पर। महुआ से तेज प्रताप और राघोपुर से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। और इसे कैसे देखते हैं अखिलेश जी? बीजेपी ने उतारा है। सतीश यादव पहले कभी आरजेडी में थे, उसके बाद वो बीजेपी में आए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सतीश यादव वही शख्स हैं जिन्होंने तेजस्वी की माताजी को इसी सीट से हराया 2010 में, राबड़ी देवी को हराया। तो अगर वो हराते हैं तेजस्वी को तो बड़ी बात होगी। माँ को भी हराया, हवा है बेटे को भी क्या हराया। सर? ये हवा है क्या जिस हवा में सब उड़ जाते हैं? ऐसा है विजय जी? आंधी सुनामी। अब तो ये आंधी है, इसको कैसे आंधी नहीं कहेंगे। 190 सीटों पर यदि एनडीए आ रहा हो, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को आप देखिए, ऐसी आंधी में सर बड़े बड़े हार जाएं तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई बड़ी बात नहीं होती है। इस बड़ी बात तब होती है कुछ ऐसे लोग जब सत्ता में बीजेपी को 190 सीटें मिल रही हो, एनडीए को, उसमें भी बीजेपी के कुछ नेता मैं पीछे देख रहा हूँ। रामकृपाल जी पीछे चल रहे थे। तो ये भी कई बार होता है। अखिलेश जी को याद होगा कि प्रमोद महाजन, मेरे को बार बार याद आता है कि 1998 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी और वो चुनाव हार गए। अरुण जी 2014 में चुनाव हार गए अमृतसर से। भाई ये तो ऐसा भी कई बार आंधी ये इस हमारी बस्ती की तरह भी देख लिया करिए। सबसे बड़ा स्टैंडिंग फैक्टर क्या देखते हैं आप इन आंकड़ों के पीछे जो 190 छू रहे हैं? पहले आपका जो सवाल की आंधी है, मैं कहूंगा मोदी नीतीश जुगलबंदी है। और ये जो है ऐसा आंधी 2010 में देखा गया था और उसी का ये रिपीटिशन है, ये मिरेकल है 2010 वाला। सर इस आंधी में बड़े बड़े हार जाएंगे क्या?
बड़े बड़े तो हार रहे हैं, तेजस्वी यादव ही हार रहे हैं, तो और किसका नाम लूं मैं इसमें? कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स हार रहे हैं। तो बट सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि जो अमित शाह कह रहे थे 160, उसके बियॉन्ड ये चला गया। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं ये वेव था जो प्रशांत किशोर को नजर नहीं आ रहा था। बहुत बड़े इलेक्शन एनालिस्ट बनते हैं, कह रहे थे कि 25 सीट से नीतीश जी ज्यादा आएंगे। तो मैं सारे स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो गए। बद्रीनाथ जल्दी एक रिएक्शन। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस आंधी के निर्माण में अगर आप गहरी व्याख्या करेंगे तो नीतीश के प्रति सिंपैथी फैक्टर एक बड़ा कारण है, जिसको पढ़ा नहीं गया, जिसको समझा नहीं गया। जो आप देखिएगा अगले एनालिसिस में चीजें उभरेंगी। ऋषि जी जल्दी से। देखिए ये तो बीजेपी को भी उम्मीद नहीं था। चाणक्य हैं भारत के राजनीति के, उनको भी नहीं था। लेकिन असली चाणक्य कौन है समझना पड़ेगा, वो जो पटना में था वो या वो जो दिल्ली में था। संजीव जी, देखिए क्लियरली जनता को ऑपोजिशन गठबंधन महागठबंधन पे विश्वास नहीं था और नीतीश बीजेपी की जोड़ी पे विश्वास था। तो ये अब इसको कितनी भी तरह से अविश्वास बढ़ा कैसे? ये विश्वास 2020 में थोड़ा था, अब ये अविश्वास और बढ़ गया 25 में। जैसे वो बद्री जी कह रहे थे कि थोड़ा ये जो सिंपैथी भी हुई नीतीश के लिए, आखिरी चुनाव है, जो भी कारण है, अब इस तरह के रिजल्ट की बहुत ज्यादा समीक्षा, बाल की खाल भी निकालना बड़ा रिजल्ट ऐसा है, क्लियरली वन वे है।